Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and safe. So guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And today we are going to revise very important chapter for corporate accounts. One is right issue, one is bonus. And कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो बायबैक भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? और इन चैप्टर्स को कवर अप करने के बाद आपने आज क्या करना है, इससे रिलेटेड सारे MCQs ट्राई करने हैं. आई एम वेरी श्योर वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है? और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन ऑल्सो. क्लियर है? ठीक है सर. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द राइट इशू. देखिए राइट इशू क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज राइट इशू. ये प्रोसेस लाया क्यों गया, तो इसके जरा बैकग्राउंड में चलते हैं. देखिए कंपनी को ना जब जब पैसा रेज करना होता है, जब जब कंपनी को पैसा रेज करना होता है तो कंपनी क्या करती है, फ्रेश इशू लेकर आती है इन पब्लिक. ठीक है नहीं? तो अगर मान लो रिलायंस कंपनी को आज पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, फ्रेश इशू लेकर आएगी पब्लिक के अंदर. ठीक है. अब जब फ्रेश इशू लेकर आते हैं ना पब्लिक के अंदर, तो इसमें ना बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है ना? तो अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है, बीच में ब्रोकर रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस जो कंपनी को बियर करने पड़ते हैं व्हेन एवर कंपनी पैसा रेज करती है. कहाँ से? थ्रू पब्लिक. क्लियर है? अब देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रेजिंग द फंड्स, दैट इज इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, हम उनको ही क्या इशू कर देते हैं, राइट इशू कर देते हैं. उनको ही हम क्या इशू कर देते हैं, राइट इशू. अब यहाँ पे राइट वर्ड क्यों आया, ध्यान से सुनेंगे. राइट का मतलब होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दे रहे हैं. और ऑप्शन क्या है कि अगर वो चाहें तो वो इन सर्टन प्रोपोर्शनेट हमारे शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी एट अ लो प्राइस, सस्ते में. अब बच्चा कहता है सर सस्ते में क्यों? मैंने पहले ही बोला कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा रेज करेगी तो उसमें बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व हैं, और ऐसे में उन सभी खर्चों से बचाया जा सकता है अपने आप को अगर हम ये सारा का सारा ऑफर किसको कर दें, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. ठीक है जी? यस सर. तो राइट इशू बेसिकली क्या होता है, अ वे ऑफ रेजिंग एडिशनल शेयर कैपिटल, एडिशनल फंड्स फ्रॉम existing shareholder by giving them an option to subscribe for shares of the company in some proportionate basis. Clear है? और अगर आपने सुना हो तो लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्री का बिगेस्ट राइट इशू आया था, बिगेस्ट राइट इशू आया था. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 1:15. मतलब फॉर एवरी 15 शेयर हेल्ड बाय यू, कंपनी विल बी ऑफरिंग यू 1 राइट शेयर. एक कंपनी शेयर देगी आपको राइट का फॉर एवरी 15 शेयर हेल्ड बाय यू. और वो भी जो ऑफर किया गया था दैट वाज वेरी डिस्काउंटेड प्राइस पे. वो भी आपको जो ऑफर किया गया था वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किया गया था. क्लियर है? सो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 53,000 समथिंग करोड़, 53,000 समथिंग करोड़, अगर आप चाहो तो हम फिगर टेस्ट कर सकते हैं. एक बारी फिगर टेस्ट कर लेते हैं. अगर आपने फिगर चेक करनी है तो आइए हम दिखाते हैं आपको. यस, 53,124 करोड़ का राइट इशू आया था ये 11 जून 2020 को. ठीक है? और ये लाया गया था 1:15 की रेशो में. ये देखिए, द राइट इशू ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री विल बी प्राइस्ड एट 1257 रुपीज़ का था ये पर शेयर विद द रेशो ऑफ 1:15. और आप देखिए कि कंपनी ने थ्रू दिस राइट इशू पैसा कितना रेज किया था, 53,000 समथिंग, इतना करोड़ रुपया कंपनी ने पैसा रेज कर लिया था. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड. इतना पैसा मार्केट से रेज करने के लिए कंपनी को बहुत सारे क्या करने पड़ते, एक्सपेंसेस करने पड़ते, और कंपनी ने वो सारे खर्चे बचाकर क्या इस तरह से कंपनी ने अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये राइट इशू कर दिया था. क्लियर है?
अच्छा, अगर वैसे हम जब भी इन जनरल पढ़ते हैं ना तो सब लोगों को यही लगता है कि राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ऐसा जरूरी नहीं है। राइट इशू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी इन द फॉर्म ऑफ इसॉप्स इशू किया जा सकता है, ठीक है, और टू एनी अदर पर्सन भी किया जा सकता है सब्जेक्ट टू एसआर। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम अपने एम्प्लॉयज को भी ऑफर कर सकते हैं, टू एनी अदर पर्सन भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर, बट इन जनरल कोई पूछता है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, इट इज बीइंग ऑफर्ड टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्लियर है? यस सर। तो आइए इसको एक बार अब जरा रीड कर लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ना जो क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, वो क्वेश्चन एक एक वर्ड में से, एक एक लाइन में से निकलकर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। राइट इशू बाय विच लिस्टेड कंपनी कैन रेज एडिशनल कैपिटल instead of going to public, the company gives existing shareholder the right to subscribe the newly share in proportion to their existing shareholder। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे ही दिया था 1:15, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 15 शेयर हेल्ड बाय यू, ठीक है ना। व्हाट आर दी एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ये है कि देखो शेयर होल्डर को ये बेनिफिट हुआ कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला, ठीक है। और कंपनी को क्या फायदा हुआ कि कंपनी ने सेव कर लिया सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी सच एज अंडरराइटिंग, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एटसेट्रा, तो ये कंपनी को बेनिफिट हो गया। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है? कंट्रोल। अब आप मुझे बताओ, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर कर रहे हैं तो जो कंट्रोल है क्या वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में ही रह जाएगा? बिल्कुल। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होता है राइट इशू का। यस सर। और क्योंकि प्रपोर्शन सेम होता है तो हमारा जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना वो भी सेम रह जाते हैं। क्लियर है? यस सर। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। दो तरह के राइट होते हैं, एक रिनाउंसेबल और एक नॉन रिनाउंसेबल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ भी ना कहा जाए तो ये हमेशा रिनाउंसेबल होते हैं। रिनाउंसेबल का मतलब क्या होता है? जिन राइट्स को आप मार्केट में बेच भी सकते हो, जिनका ट्रेड होता है, जिनका क्या होता है? ट्रेड होता है। जैसे मान लो कंपनी ने तो आपको राइट दे दिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइट को एक्सरसाइज करो और बदले में शेयर्स सब्सक्राइब करवा लो, या फिर आप राइट को थर्ड पार्टी को बेच दो, ट्रेडिंग कर लो, तो वो रिनाउंस कर दिया आपने। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, वन इज रिनाउंसेबल राइट्स, वन इज नॉन रिनाउंसेबल। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कुछ भी ना कहा जाए तो इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रिनाउंसेबल राइट्स, जिनको मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है जी? ठीक है सर। अब हम इसके प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं सर्कल करूंगा, वो आपने रिटेन करना है अपने माइंड में। ठीक है ना? ठीक है सर। सबसे पहला राइट इशू हम किसको ऑफर कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। कहते हैं टू द पर्सन्स जो एट द डेट ऑफ द ऑफर, यानी कि जिस दिन हमने ऑफर लाई थी, आर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब उन लोगों को जो एज ऑन डेट ऑफ ऑफर हमारे कंपनी में क्या थे? इक्विटी शेयर होल्डर्स थे। ठीक है सर। इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दोज शेयर बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर। यानी कि नंबर 1 पे वो कह रहा है, सेक्शन 62 कहता है कि ये जो राइट होगा ऑफर किया जाएगा किसको? टू द पर्सन जो कि हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे। बिल्कुल। और कैसे ऑफर किया जाएगा? बाय सेंडिंग देम लेटर ऑफ ऑफर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लेटर ऑफ ऑफर आपको जब भी देनी है तो उसमें क्या स्पेसिफाई करना है और उनको कितना पीरियड देना है। ध्यान से सुनना। द ऑफर शेल बी मेड बाय नोटिस। आपको उनको एक नोटिस भेजना होगा जो स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जो क्या स्पेसिफाई करेगा कि कितने शेयर हम आपको ऑफर करेंगे। लिमिटिंग द टाइम, मतलब आपको ये ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए हम एक टाइम लिमिट भी देंगे। अब जो भी ये टाइम लिमिट होगी ना, इन एनी केस नॉट बीइंग लेस देन 15 दिन, मतलब आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम कितना समय देंगे? 15 दिन। नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। क्या समझ आ गया नहीं?
तो आपके पास मिनिमम 15 दिन होंगे, मैक्सिमम 30 डेज होंगे। कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ ऑफर से। उम्मीद करता हूं क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजना है और थ्रू दैट नोटिस आपको स्पेसिफाई करना है कितने नंबर ऑफ शेयर आप ऑफर करोगे, और उनको उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम कितने दिन देने हैं? 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम डेट ऑफ ऑफर, विद इन विच अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती, मान लो जो भी आपने पीरियड लिखा था उस पीरियड में अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती तो ये डीम्ड एज डिक्लाइंड मान ली जाएगी। ये माना जाएगा कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने। क्लियर है? इसका मतलब देयर आर टू थिंग्स, या तो उससे पहले आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दोगे, बात खत्म होगी। अगर नहीं करी तो क्या ये ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड मानी जाएगी? यस, ठीक है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। कहते हैं unless article of the company otherwise provide, the offer aforesaid shall deem to include the right exercisable by the person concerned to renounce। मैंने पहले ही बोल दिया था, जब तक हमारे आर्टिकल में क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि ये नॉन रिनाउंसेबल है, ये हमेशा ये माना जाएगा कि इसको आप रिनाउंस कर सकते हो। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ इफ देयर इज नथिंग स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स अबाउट द राइट, तो वेदर दे आर रिनाउंसेबल और नॉन रिनाउंसेबल, तो आपने क्या बोलना है? इट इज रिनाउंसेबल। ठीक है सर। एक क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं पीरियड एक्सपायर हो गया और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, वैसे तो उस केस में इट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि उन शेयर्स को, जिनको, उन राइट्स को जिनको आपने डिक्लाइन कर दिया है, उसको किस तरीके से कहां इशू किया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा हाउ टू डिस्पोज देम विच मे नॉट बी डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। तो मैं बताता हूं कि जब रिलायंस का राइट इशू आया था तो उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इन केस अगर आप डिक्लाइन करेंगे तो मुकेश अंबानी यानी कि प्रमोटर जो था कंपनी का, वो उन सभी शेयर्स को बाय करेगा। तो इसका मतलब वो राइट इशू जितने भी डिक्लाइन हुए थे, क्या वो बाय डिफॉल्ट मुकेश अंबानी ने बाय कर लिया? इसका मतलब उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया गया? बाय दी प्रमोटर। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, या फिर ये राइट इशू दिया जा सकता है टू द एम्प्लॉइज। मैंने पहले ही बोला था, पहले हमने किसको बोला? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, फिर हमने बोला टू द एम्प्लॉइज अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बट सब्जेक्ट टू क्या होना चाहिए? एसआर। ठीक है सर। या टू एनी पर्सन अगेन ऑथराइज्ड बाय एसआर। तो अगर पेपर में आ जाता है कि हम राइट इशू किस किस को दे सकते हैं, तो पहला, जो एज ऑन द डेट ऑफ ऑफर हमारे कंपनी में शेयर होल्डर थे। दूसरा, टू द एम्प्लॉइज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू एसआर। और तीसरा, टू एनी पर्सन अगेन सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन पास्ड बाय एसआर। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट समझना है। ये जो ऊपर हमने नोटिस भेजा था, किनको? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि ये जो नोटिस हमें भेजना है वो किस मैनर में भेजना है। तो लिख लीजिएगा, इट शैल बी डिस्पैच्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, लेकिन कम से कम 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। ये ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब इशू की ओपनिंग से कम 3 दिन पहले आपको ये नोटिस भेजना है। कैसे भेजना है? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। और जब भी आप ये ऑफर भेजेंगे विद इन मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज तक, क्या उनको आपको पीरियड भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये तीसरा क्या कहता है वो ध्यान से सुनेंगे जरा। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर मान लो मेरे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हैं और एग्जिस्टिंग कुछ लोन्स हैं और उनको मुझे रीपे करना है, तो क्या हम उनको राइट इशू करके अपने लोन का रीपेमेंट करवा सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने कहा नहीं करवा सकते अनलेस ध्यान से सुनना, क्या? टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर एंड लोन, यानी कि जब ये लोन और डिबेंचर रेज किया गया था उसकी टर्म्स में कंटेनिंग सच एन ऑप्शन हैज बीन अप्रूव्ड। मतलब उस समय अगर ये, आप समझ रहे हैं,
डिबेंचर और लोन जब भी इशू किया गया था तो उसकी टर्म्स ऑफ इशू में कंटेन था सच एन ऑप्शन, ये ऑप्शन उस समय डाला गया था बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर एंड रेजिंग ऑफ लोन बाय द एसआर पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप चाहते हो कि आप अपने डिबेंचर्स को या लोन होल्डर्स को कन्वर्ट कर लो, रीपेमेंट कर दो बाय इशूइंग राइट, ये आप कर सकते थे अगर टर्म्स ऑफ इशू बिफोर इशूइंग सच डिबेंचर्स या बिफोर रेजिंग सच लोन्स बाय एसआर में ये कंटेन्ड था क्या, कि इनको भी हम राइट इशू करके रीपे करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट का, कि राइट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो राइट इशू में राइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ राइट, मैं आपको ना सिंपल और सरल तरीके से बताता हूं। एक क्वेश्चन देखेंगे जरा, यहीं से आपको समझ आ जाएगा। A company has decided to increase existing share capital by making right issue to the existing shareholder in the proportion of 1 share for every 2 share held। मतलब हर 2 के लिए 1 शेयर, 1:2 की रेशो आ गई। You are required to calculate the value of right अगर मार्केट वैल्यू at the time of announcement was 960 एंड कंपनी ने डिसाइड किया था 100 रुपये वाला शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 380 यानी कि 480 में आप देंगे। आराम से समझना, मान लो मुझे ये राइट लेना है, 960 का एक शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा था, तो मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए, 2। तो अगर मेरे पास 2 शेयर का मतलब समझ रहे हैं आप, 1920 रुपये पहले मुझे खर्च करने हैं, तो मुझे कंपनी 1 शेयर का राइट दे देगी और वो शेयर मुझे कितने में मिलेगा बेटा, 480 में। तो मुझे बताओ मेरी जेब से टोटल कितने रुपये चले गए, 2400, और 2400 खर्च करने के बाद आपके पास 3 शेयर आ गए, तो एवरेज कॉस्टिंग ऑफ 1 शेयर कितनी आ गई, 800। तो मुझे बताओ मार्केट में वो कितने का है, 960 का, तुम्हें एवरेज कितने का पड़ रहा है, 800 का, तो तुम्हें कितना सस्ता पड़ा, 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ पर शेयर। क्या आपको सस्ता पड़ गया, यस सर। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 160 रुपीज़ विल बी द वैल्यू ऑफ राइट ऑफ 1 शेयर। सिंपल, वैल्यू फॉर राइट ऑफ 1 शेयर कितना है, 160। अब इसी का ना एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, मार्केट में कितना है, 960 का, और वैसे कितने का मिल रहा है, 480 का, तो कितना बेनिफिट होगा सर, डिफरेंस ले लेंगे, 480 का बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन ये 480 का बेनिफिट आपको 1 शेयर पे मिलेगा या 3 पे, 3 पे, तो आपको पर शेयर का राइट कितना आएगा, 160 रुपये। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला निकाले ना, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे निकाला मैंने। उन्होंने कहा 1:2 ना, तो पहले 2 खरीदो फ्रॉम द मार्केट 960 के हिसाब से, 1920 रुपये खर्च करो, तो फिर कंपनी 1 दे देगी कितने का, 480 का। तो 2400 रुपये जेब से लगाकर क्या मेरे पास 3 शेयर आ जाते हैं, यस। तो 1 शेयर की कॉस्टिंग कितनी आ गई, 800। 960 का 1 शेयर था, कॉस्ट कर रहा है 800, कितना सस्ता, 160। तो वो जितना सस्ता कॉस्ट कर रहा है, क्या वो वैल्यू ऑफ राइट है, यस। और दूसरा तरीका क्या है, मार्केट प्राइस लेस जितने का भी हमें राइट इशू मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू, फिनिश। लीजिए राइट इशू का चैप्टर हो गया खत्म। सर एक बार रिवाइज करा दोगे, सर 1 मिनट में रिवाइज करा दूंगा। बताओ, प्रोविजन ऑफ राइट इशू आर कंटेन्ड इन सेक्शन 62, किस किस को इशू किया जा सकता है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज अंडर इसॉप्स एंड टू एनी अदर पर्सन। बट इन दोनों के लिए क्या पास करना जरूरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉइज को और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भेजने के लिए इनको क्या भेजना होगा, नोटिस भेजना होगा, कम से कम एटलीस्ट कितने दिन पहले, 3 डेज प्रायर ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। और जब भी आप ये उनको नोटिस दोगे, कैसे भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, और इसमें मिनिमम उनको एक्सेप्टेंस के लिए समय कितना देना है, 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। अगर 30 दिन बीत जाते हैं और अगर उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया तो क्या ये डिक्लाइन माना जाएगा। वंस डिक्लाइन, हु विल डिसाइड हाउ टू डिस्पोज, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट द मैनर दे विल डिसाइड, वो डेफिनेटली ना तो शेयर होल्डर के एंटी होना चाहिए और ना ही कंपनी के एंटी होना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर है।
यस सर, राइट इशू फिनिश। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये रिनाउंसेबल है या नॉन रिनाउंसेबल? सर ऑलवेज रिनाउंसेबल, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो। ठीक है जी, यस सर। ऊपर हेडिंग डालेंगे बोनस इशू, ऊपर हेडिंग डालना है बोनस इशू, अगला चैप्टर बोनस इशू। ठीक है जी, ऊपर हेडिंग डालनी है बोनस इशू। अब बच्चा कहता है सर बोनस इशू क्या होता है? देखिए पहली बात तो नाम से तो क्लियर ही है, बोनस शेयर का मतलब होता है कुछ भी कंपनी आपको फ्री में शेयर दे रही है, ठीक है ना, विदाउट एनी कॉस्ट। मान लीजिए कि आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे और आपके पास 10 शेयर्स थे और कंपनी आपको क्या दे रही है, 2 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर होल्ड आपको फ्री में दे रही है। बच्चा कहता है सर कंपनी को क्या पड़ी है देने के लिए? अब ये है मेन क्वेश्चन कि कंपनी को क्या पड़ी है बोनस इशू करने के लिए, इसको समझना है हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। पहले हम लॉजिकली समझते हैं कि बोनस क्या होता है, ये तो सबको मालूम है। हमें ये समझना है कि कंपनी बोनस देती क्यों है। आपको मैं बता दूं कि विप्रो कंपनी के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, द वन कंपनी जिसमें इतना ज़्यादा बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब क्यों इशू किए गए थे, उन सब का लॉजिक अब अगर समझ आ जाए ना तो ये चैप्टर अगले 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सामने देखना है। देखिए इंटेंशन क्या होती है। मान लेते हैं कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं 2 करोड़ के, ठीक है जी, और शेयर कैपिटल है 10 करोड़ की। आराम से सुनिएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर, और मान लेते हैं कि मार्केट में आपका शेयर ट्रेड हो रहा था, वैसे तो 10 रुपये का था 1 करोड़ शेयर, और मार्केट में ये ट्रेड हो रहा था मान लेते हैं 2000 रुपये का। आराम से समझना है आपने, अगर आप लॉजिक समझोगे तो आपको बोनस पूरा टिप्स पर आ जाएगा। ठीक है ना, इंटेंट को समझो। अब हुआ क्या कि कंपनी ने ना 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, तो इसको कंपनी चाहती थी कि अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया जाए। अब आप मुझे बताओ, देयर इज वन ऑप्शन कि कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कंपनी अगर चाहे तो क्या दे सकती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन आप सबको मालूम है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड क्या हमें कैश चाहिए होता है? बिल्कुल, डिविडेंड बांटने का मतलब है दैट यू नीड कैश रिसोर्सेज विद यू। आपको कैश चाहिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। अब कंपनी के पास मान लो कैश है नहीं, या कंपनी के पास कैश है लेकिन कंपनी उस कैश को कहीं और यूज करना चाह रही है। एट द सेम टाइम कंपनी ये भी चाह रही है कि मेरे शेयर होल्डर को हम खुश करें। तो कंपनी क्या करती है कि डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी क्या कर देती है, बोनस इशू कर देती है। अब इसके बेनिफिट सुनो। नंबर वन बेनिफिट, क्या हमारा प्रॉफिट को यूज करके जैसे ही हमने बोनस शेयर्स इशू करे, तो रियल बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूं, सबको समझ आएगा। मान लेते हैं कंपनी ने 1:2 की रेशो में बोनस शेयर इशू करे। 1:2 मतलब फॉर एवरी 2 शेयर 1 विल बी द बोनस। ठीक है, मतलब अगर 1 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर है तो क्या 50 लाख बोनस इशू हो गए? यस। तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना। प्रायर टू बोनस कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 करोड़। एंड आफ्टर बोनस कंपनी के पास 1.5 करोड़ हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। अब सोचो जरा कि हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना था? 2000। ठीक है ना, ये आपको शायद पता नहीं है तो इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। तो आपको मालूम है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू मार्केट प्राइस। तो डू वन थिंग, थोड़ा सा इसको ना मार्केट प्राइस को कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं। तो मुझे बताओ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का कितना हो गया? 200 करोड़। ठीक है, अब मुझे बताओ एक शेयर कितने का है? 200 रुपये का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर मार्केट में एक शेयर 200 रुपये का था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस शेयर को बाय नहीं कर पा रहे होंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि ये महंगा है। हाँ सर, हो सकता है।
मान लो कि मैं शेयर बाय तो करना चाहता हूं बट मेरी कैपेसिटी है कि मैं 100 सवा 100 तक ही बाय कर सकता हूं, 200 रुपए का बाय नहीं कर सकता। तो मेरा क्वेश्चन है, जब मार्केट में शेयर 200 रुपए का ट्रेड हो रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस शेयर को बाय नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब बोनस इशू आता है ना तो नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको बात समझ आ गई तो आपको पूरा बोनस समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी बोनस इशू लेकर आती है ना तो नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन ऑलमोस्ट सेम। अब मुझे बताओ इसका इंपैक्ट क्या होगा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी 200 करोड़ है लेकिन मार्केट में नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1.5 करोड़। कम ऑन, कितने हो गए, 1.5 करोड़। तो आपको मालूम है इंस्टेंट आफ्टर बोनस इफेक्ट क्या आएगा, ये शेयर 133 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, तो तभी सर ऐसा होता है कि कंपनी जब जब बोनस इशू करती है मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर फॉल डाउन। बिल्कुल, क्यों गिरता जल्दी बताओ, बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन सेम, market capitalization remains same but number of share increases due to which market price per share जो होता है वो decline कर जाता है। मैंने face value नहीं बोला, issue price नहीं बोला, मैंने क्या बोला, market price, जो market में trade हो रहा था ना वो वाला price नीचे गिर जाता है। तो वो क्यों गिरा, रीजन आपको पता चल गया। ये MCQ में क्वेश्चन आया हुआ है, what is the impact of bonus shares on market price of the share। तो हमेशा क्या बोलना है, that market price will fall down। रीजन आपको मालूम है क्यों, because due to bonus number of share increases परंतु market capitalization remains unaffected and this is the reason कि हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है इमीडिएटली आफ्टर बोनस। क्लियर है, यस सर। अब बच्चा कहता है सर इसका क्या बेनिफिट हुआ, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही मार्केट प्राइस गिर जाएगा, जैसे ही मार्केट प्राइस गिर जाएगा, बच्चा कहता है सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो बेनिफिट ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, कहता है सर देखो ना मेरे पास एक शेयर था, हाँ वो कितने का था, 200 का, तो मेरी मार्केट वैल्यूएशन कितनी थी, 200। अब कंपनी ने मान लो 1 शेयर एज अ बोनस दे दिया फॉर एवरी 2 शेयर, तो मतलब 2 पे 1 मतलब 1 पे आधा, यस तो मतलब मेरे पास 1.5 शेयर हो जाएंगे आफ्टर बोनस, यस। तो सर अगर शेयर 133 रुपए का हो गया तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अभी भी कितनी है, 200 रुपए, तो फिर मुझे कहां बेनिफिट हुआ बोनस का, बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखने में तो ये लग रहा है कि हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, क्यों, नंबर ऑफ शेयर भले ही बढ़ गए लेकिन मार्केट वैल्यू गिरने से क्या मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर जो भी मिले थे क्या वो सेम है, बिल्कुल। तो बच्चा कहता है सर फिर लेकिन अब बेनिफिट होगा, देखो कैसे, क्या जैसे ये शेयर गिरेगा क्या न्यू शेयर होल्डर विल एंटर इनटू द मार्केट, यस। ये कौन से लोग होंगे, जो शायद इस कंपनी के शेयर को अभी तक बाय नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये कितने का था, 200 रुपए का। तो जैसे ही वो न्यू लोग इस कंपनी में एंटर करेंगे 133 रुपए का बाय करेंगे, बाय, क्या डिमांड ऑफ दैट शेयर विल मूव अप, यस। द मोमेंट दैट डिमांड विल मूव अप क्या डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड देयर विल अ टाइम कम जब ये वापस 200 रुपए का हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बताओ तुम्हारे पास शेयर कितने हैं, हमारे पास डीमैट में शेयर कितने पड़े हैं, 1.5, और जब मेरे पास शेयर 1.5 पड़े हैं और अगर ये वापस 200 रुपए का हो जाएगा तो क्या उसकी वैल्यू 300 रुपए हो जाएगी, यस। तो इससे विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। कंपनी के लिए सिचुएशन विनिंग इसलिए हुई क्योंकि कंपनी में बिना कैश रिसोर्सेज क्या शेयर होल्डर को बोनस इशू कर दिए, यस। कंपनी को कैश भी नहीं यूज करना पड़ा और कंपनी का प्रॉफिट भी यूटिलाइज हो गया, राइट। और दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि जब हम बोनस इशू लेकर आते हैं तो डेफिनेटली हम इनवाइट करते हैं ऐसे न्यू इन्वेस्टर्स को शायद जो अभी तक हमारा शेयर बाय नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका प्राइस ज़्यादा था। क्लियर है, यस सर। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हो तो अब हम इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। बोनस शेयर एडिशनल शेयर्स होते हैं विच आर गिवन टू द करंट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, द कंपनी इशू बोनस शेयर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। द बोनस इशू रिजल्ट इन इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल एंड डिक्रीज इन द रिजर्व्स। शेयर कैपिटल बढ़ रही है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ रही, लिख लो। शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, क्योंकि आप समझ रहे ना, नंबर ऑफ शेयर बढ़े, फेस वैल्यू उतनी है, तो शेयर कैपिटल तो बढ़ गई, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन विल नेवर चेंज, याद रखना। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बाय इशूइंग बोनस डिक्रीज द प्राइस ऑफ द शेयर, मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। समझ आया? मार्केट में प्राइस गिरेगा जिससे ये मोर अफोर्डेबल हो जाएगा टू द रिटेल शेयर होल्डर्स। ठीक है। देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, कैश तो देना ही नहीं है, राइट। प्रोविजन रिलेटिंग टू बोनस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर। नाउ टाइप्स ऑफ बोनस, बोनस दो तरह के होते हैं, एक फुल्ली पेड अप इशूड, एक होता है, मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। फुली पेड अप का मतलब होता है बेटा कि जैसे फॉर एवरी 5 शेयर वी विल गिव यू 1, तो हर 5 फुली पेड अप शेयर पे हम आपको एक फुली पेड अप शेयर फ्री में दे देंगे। एक और होता है बोनस, बोनस एक और क्या होता है मैं बताता हूँ। पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल, मान लो 10 रुपए का शेयर था और अभी तक हमने आपसे 6 रुपए मंगाए थे, तो बेशक से वो शेयर 10 रुपए का था, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू कितनी थी? 6। अभी भी मुझे आपसे कितने रुपए लेने हैं? 4 रुपए। तो अब कंपनी क्या कह रही है? ओके फाइन, हम क्या करते हैं, ये 4 रुपए हम आपको एज अ बोनस छोड़ देते हैं। मतलब आपका पार्टली पेड अप शेयर बिना पैसे लिए हम उसको फुली पेड अप बना देते हैं। समझ आ गया? तो ये भी तो बोनस है। यस, 6 रुपए वाला शेयर हम बना देंगे 10 रुपए पेड अप, और उसके लिए हम आपसे 4 रुपए नहीं लेंगे, और ये जो 4 रुपए हम नहीं ले रहे, क्या इट इज अ टाइप ऑफ बोनस जो हम आपको दे रहे हैं? यस सर। तो याद रखना, इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखना पड़ता है कि कंपनी फुली पेड अप बोनस लेके आ रही है या कंपनी पार्टली पेड अप वालों को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रही है इन द बाय इशूइंग बोनस। ठीक है जी? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब बड़े आराम आराम से देखना है। ठीक है, प्रोविजंस पढ़ाने जा रहा हूं मैं, प्रोविजंस पढ़ाने जा रहा हूं, और यही प्रोविजंस आपके पास थ्योरी में भर भर के आते हैं। ठीक है? ठीक है सर। कहता है कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस इशू टू द मेंबर्स इन एनी मैनर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR। मतलब जब भी फुल्ली पेड अप बोनस इश्यूज लाए जाते हैं तो उसके लिए कंपनी को अपने प्रॉफिट्स को, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना होता है। याद रखना, बोनस इशू का मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी होता है। बोनस इशू का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैं रिपीट करूंगा, बोनस इशू का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी? अब प्रॉफिट्स कौन कौन से? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR, इनको हम यूज कर सकते हैं। कई बार बच्चा पूछता है सर कैपिटल रिजर्व, ये तो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको तो आप कर सकते हो, क्या कैपिटल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए इन्होंने ना क्लियर कर दिया, अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया गया था बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स तो यूज नहीं करना, लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश था, सर वो कैसे होता है? सर जैसे मान लो कंपनी ने शेयर फॉरफिट करे थे और फॉरफिट करने के बाद री इशू करे और री इशू करने पे प्रॉफिट आया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश। तो कोई भी कैपिटल रिजर्व अगर रियलाइज्ड इन कैश है वो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन कैपिटल रिजर्व जो कि बनाया गया था, क्रिएट किया गया था बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो पढ़ लीजिए, हाउ एवर नो इशू ऑफ बोनस शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। लिख लीजिए, इट कैन बी कैपिटल रिजर्व विच इज क्रिएटेड थ्रू कैश, जो कैश में आया था उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर। अब उन्होंने कहा कि बोनस इशू करने के लिए आपको एज पर सेक्शन 63 पहला ये ऑथराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल्स के अंदर। अगर आपके आर्टिकल्स में ये ऑथराइजेशन नहीं है तो आप बोनस इशू नहीं ला सकते। ठीक है। इट हैज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग। पहले तो ये ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल होना चाहिए, और इन जनरल मीटिंग के अंदर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड इसको आपको ऑथराइज कराना होगा। कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ FD या डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट।
इसका मतलब अगर कंपनी ने पहले कभी डेट इशू किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी डिफॉल्टर बनी हुई है और यहाँ पे बोनस इशू कर रही है, पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आपके डेट्स क्लियर नहीं है, आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे नहीं करे हुए, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पर बोनस भी नहीं ला सकते। It has not defaulted in payment of any statutory dues to the employees such as contribution to PF, gratuity, bonus, etc. For partly paid up share, if any outstanding on the date of allotment, they are first made fully paid up. मान लीजिए कि कंपनी फुली पेड अप बोनस इशू करना चाहती है, तो कंपनी को पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी पार्टली पेड अप है पहले उनको फुली पेड अप बनाया जाए। जैसे 6 रुपये वाला है उसको पहले 4 पे मंगवा लो, फुली पेड अप हो गया, फिर बोनस इशू दे दो, ठीक है। The company which once announced the decision in the board of meeting for the bonus issue cannot subsequently withdraw the same. एक बारी अगर आपने अनाउंस कर दिया कि हम बोनस इशू ला रहे हैं तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। द बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड इन द लियो ऑफ डिविडेंड। कई बार बच्चा इस चीज को गलत पढ़ लेता है। बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था कि डिविडेंड नहीं देना, बोनस दे दो, और ये तो कह रहे हैं इन लियो ऑफ डिविडेंड आप बोनस दे ही नहीं सकते। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो डिविडेंड ही देना पड़ेगा। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड, उसके बदले में बोनस नहीं दिया जा सकता, दैट इज द पॉइंट। क्लियर है ना। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ आप बोनस दे सकते हो, लेकिन वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड आपको डिविडेंड ही देना पड़ेगा। यू कैन नॉट पे इन द फॉर्म ऑफ बोनस इन लियो ऑफ डिविडेंड, ठीक है सर। नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज। देखो जर्नल एंट्री ध्यान से देखेंगे। अब जर्नल एंट्री को ना बड़े ध्यान से देखना। पहले हम पढ़ेंगे फुल्ली पेड अप बोनस इशू की। देखो बोनस इशू की एंट्री क्या होती है, बोनस शेयर कैपिटल डेबिट टू, या बोनस इशू डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल, बोनस टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब ये बोनस को हमें राइट ऑफ करना होता है बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स। और मैंने क्या कहा था, इसमें सारे रेवेन्यू रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर और कैपिटल रिजर्व अगर वो रियलाइज्ड इन कैश होगा तो P&L, जनरल रिजर्व, सीआर रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड देन सीआरआर, इनको आप डेबिट कर सकते हो एंड टू बोनस कर देना एंड फिर बोनस टू शेयर कैपिटल कर देना। बोनस कट जाएगा, फाइनल एंट्री हो जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल, ठीक है सर। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर आप पार्टली को फुल बना रहे हो, पार्टली पेड अप को फुल बना रहे हो, तो आप सीआरआर नहीं यूज कर सकते। देखो ऊपर आप क्या क्या यूज कर पा रहे थे, देखो P&L, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर सब यूज कर रहे थे ना। लेकिन याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर कैन नॉट बी यूज्ड जब हम पार्टली पेड अप को क्या बनाते हैं, फुल्ली पेड अप, ठीक है जी। बाकी सारा सेम है। जैसे मान लीजिए किसी की फाइनल कॉल आनी थी और गवर्नमेंट कह रही है, सॉरी कंपनी कह रही है कि फाइनल कॉल छोड़ो, हम एज अ बोनस आपको फाइनल कॉल इशू कर देते, मतलब हम आपसे फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे, बदले में हम आपको बोनस दे देते हैं। तो अब एंट्री कैसे होगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म। फिर उसके बाद शेयर फाइनल कॉल को बोनस से कैंसिल करो, बोनस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और फिर बोनस को क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से कैंसिल करो, यस। तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर फाइनल कॉल, और फिर इनको कैपिटलाइज करके टू बोनस कैंसिल कर दो। लेकिन मैं रिपीट करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। क्लियर है, यस सर। तो चलिए चैप्टर हमारा ये भी खत्म हो गया। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। प्रोविजन ऑफ बोनस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 63, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय दी आर्टिकल्स, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय दी आर्टिकल्स। अच्छा, और क्या जनरल मीटिंग में इसका हमें, ओह हाँ जी, क्या जनरल मीटिंग में भी क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे क्या इसको पास करवाना पड़ेगा, यस। बोनस इशू जब भी करेंगे 2 तरह के होते हैं, एक फुली पेड अप और एक पार्टी टू फुल। फुली पेड अप के अंदर P&L, रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम सब यूज हो जाता है। पार्टली टू फुल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, यस सर। मेरे ख्याल से इतना आसान चैप्टर था, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो ये प्रोविजंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री को लर्न कर लीजिएगा। बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा, यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो लीजिए हमारा एक राइट इशू भी खत्म हो गया और एक खत्म हो गया हमारा बोनस इशू। क्लियर है,
जल्दी बोलो फटाफट से। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, आप ये दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यू पहले अच्छे से कर लो, ठीक है। कल टेस्ट से पहले मैं आपको बायबैक, ठीक है, प्लस एमआईएस, ये दोनों करा दूंगा, ठीक है। बायबैक लेकिन आप अपने आप भी पढ़िएगा रात को, ठीक है, खुद भी रिवाइज करो ताकि आप खुद भी कर सकोगे और जब मैं कराऊंगा तो डबल हो जाएगा, है ना। तो बायबैक और एमआईएस इन दोनों की रिवीजन हम लोग कल टेस्ट से पहले मैं करा दूंगा। तो कल हम 4 चैप्टर का ही टेस्ट रखेंगे, राइट इशू, बोनस, बायबैक और एमआईएस। किसको छोड़ देंगे हम? कॉस्ट ऑडिट छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 में ना फिर क्वेश्चन ज़्यादा बनाने पड़ जाते हैं, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है जी। चलो थैंक यू वेरी मच। कल टेस्ट से पहले आपको ये दोनों चैप्टर बायबैक और एमआईएस मिल जाएंगे। कल शाम को 7 बजे टेस्ट है आपका, राइट इशू, बोनस और बायबैक भी आज खुद करके देखना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।